अच्छा नाज़रीन कराम, मुल्क के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। रोज़ नए सवाल पैदा होते हैं और अब तो गमन ये बात तय हो गई है कि इंतज़ार इस बात का है कि नया आर्मी चीफ कौन आता है। उसी का इंतज़ार इमरान खान को है और मेरा ख्याल में वही एक ट्रम्प कार्ड है जिसके बारे में हमारी मूवमेंट जो है कोई रुक सकती है या नया रास्ता इख्तियार कर सकती है। ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि लॉन्ग मार्च तो फिर चल पड़ी है, लेकिन अब उसका रुख वो अब इस्लामाबाद कहने की बजाय पिंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अब ज़्यादा लड़ाई वो अपने दफाई इदारे हैं उनके खिलाफ करते हुए दिखाई देते हैं। क्या मतलब है, क्या सूरत हाल है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क के क्या हालात है। लंदन में मीटिंग हो रही है, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, भाई भाई से मिले, ज़रूर मिले, वो उनके निगरान भी हैं एक तरह के मुस्लिम लीग के, ज़रूर उनसे रहनुमाई हासिल करें। लेकिन हो क्या रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, क्या नक्शा है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में नवीद चौधरी साहब, हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ ही पुराने, वो यहाँ मौजूद हैं, वो साथ कुछ मदद करेंगे, रहनुमाई करेंगे। मोहसिन बेग साहब एनदर सीनियर जर्नलिस्ट, और बहुत सा मुल्क के लोग उनके कई मामला की वजह से उनसे ज़्यादा वाकिफ़ हो चुके हैं, वो भी हमें कुछ अंदरून खाना की कहानियाँ सुना सकते हैं और बता सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के राना एहसान अफजल साहब, जो कि मुआवन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, कॉमर्स और इंडस्ट्री के, और तहरीक इंसाफ के नदीम कुरैशी साहब, कई ओहदे रख चुके हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, तर्जमान भी रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन नदीम कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ के बड़े ही वोकल बोलने वालों में, रहनुमाओं में मज शामिल है। मैं नवीद चौधरी साहब से शुरू करता हूँ। जी नवीद साहब, क्या इस वक्त नक्शा क्या नज़र आता है आपको? मैं आप देख रहे हैं कि मैं बड़ा जिटली सा होकर बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता स्मूथली हो क्या रहा है। मेरे ख्याल में मीर साहब मामला अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप अगर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो 9 अप्रैल के बाद से जो बहरान मुल्क में चल रहा है उसमें ज़ाहिर है मुआशी अमूर तो थे और सफारती ताल्लुकात भी आपके जिस नहज पर पहुँच गए थे, बहुत ख़तरनाक थे, उनको भी दुरुस्त किया गया है। लेकिन असल मामला एक तकर्री का था और उसका जिक्र ढके छुपे अल्फाज में होता रहा, लेकिन फिर ओपन होना शुरू हो गया और इस हद तक ओपन होना शुरू हुआ कि सारी दुनिया हैरान रह गई उस पर। यानी कि इमरान खान साहब ने एक जलसे में कह दिया कि इस हुकूमत को आर्मी चीफ लगाने का इख्तियार असल नहीं, पहले फवाद चौधरी वगैरह से कहलवाया, बात ना बनी, इधर उधर से बातें की, फिर खुद कहना शुरू कर दिया कि अगर उनको पता है अगर महबे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो इन्हें करप्शन नहीं करने देगा। ये क्या बात हुई? महबे वतन आर्मी चीफ क्या होता है? उसका मतलब है गैर महबे वतन आर्मी चीफ भी होता है जी, उसका मतलब जो करप्शन करने देता है। और उसका यही कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट के अदारे जो थे उनका करप्शन के बारे में वो नजरिया नहीं है जो मेरा था। यही कहते हैं ना जी, ये उनका कहना है। हालांकि इस दौरान नैब ने जितनी भी कार्रवाइयाँ की हैं वो अपोजिशन के खिलाफ की हैं। ठीक है, अगर आप जस्टिस जवेद इकबाल साबिक चेयरमैन नैब की जो गुफ्तगू जनाब जवेद चौधरी साहब के साथ हुई थी और उस पर 2 कॉलम आए थे, वो आप पढ़ लें, उसकी तरदीद भी कोई नहीं कर सका। उसमें क्या मामला था? उसमें सारे पीटीआई की करप्शन के मामला थे। फिर जिस बुनियाद पर DGISI 8 माह के अंदर तब्दील हो गए, वो क्या थी? वो हुक्मरान खानदान की करप्शन थी। उन्होंने निशानदेही की तो इमरान खान साहब नाराज हुए और उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि डीजी साहब को तब्दील करें। आपने ये तमाशा भी देखा। फौज का फैसला था कि उनको बता देना चाहिए कि ये करप्शन हो रही है, आप बहुत दयानतदार बनते हैं, लेकिन आपके घर की तरफ किसे कहते हैं ना, वो निकलता है, खुरा निकलता। तो ये मामला जो है नए तौर पर एक तकर्री का था। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, अभी तो बाजवा साहब को तस्वीर भी नहीं मिली थी, पहला टेन्योर था उनका, तो एक बहुत अहम इनके जो मुशीर हैं उनसे मुलाकात हुई और मुझे हैरानी इसलिए हुई कि हम 4 जर्नलिस्ट गए हुए थे उनके पास, तो उन्होंने बगैर किसी लगे लिपटे के हमें बताया कि ये सिस्टम बड़ा देर तक चलेगा। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा कि अभी ये जो हमारे चीफ हैं इनको तस्वीर मिलेगी। उस वक्त कोई जिक्र नहीं था, पहला उनका टेन्योर था और ये मामला चल रहे थे। इसके बाद वो साहब आएंगे, फिर उन साहब को मजीद 3 साल की तस्वीर मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें वो एक कैलकुलेशन करके बैठे हुए थे, तो ज़ाहिर है वो मामला ख़त्म हो गया। अब 9 अप्रैल के बाद से जो सूरत हाल थी जिसमें कहा जा रहा था कि कोई मैनिपुलेशन हो रही है, इख्तलाफ राय पाया जा रहा है, ये तकर्रर करना किसने है, मौजूदा साहब जो हैं उनको तस्वीर दी जाएगी, ये बात तो हमारे सामने आ गई। DGISI ने बताया कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब से कहा था
कि आपको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तोसीह दे देते हैं, आप हमारी साइड पे आ जाएं। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं इस मुल्क में क्या हो रहा था। तो अब ये चीज़ें कम से कम नहीं हैं। एक चीज़ तो सेटल हो गई कि जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी 2 टर्में पूरी करने के बाद रुखसत हो रहे हैं। जो नए चीफ आएंगे कितना फर्क पड़ जाएगा? देखें, इदारे की जो पॉलिसी होती अदारे है, की पॉलिसियां कंसिस्टेंट होती हैं। वो रहील शरीफ चले गए, बाजवा आ गए, नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले से ज्यादा बल्कि सख्ती आई थी। ठीक बात। अच्छा, मैं मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी इस बहस में शामिल हों ताकि फिर हम जरा ज्यादा मजे के साथ बात को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन बेग साहब। जी वालेकुम सलाम जनाब, कहाँ फंसे हुए हैं, ठीक है। किस सूरत हाल में? नवीद चौधरी साहब मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, वो कुछ दुखड़ा रो रहे थे, पुरानी बातें सुना रहे थे, आज की सुनते। आप इन हालात से जितने आप बाखबर हैं, इस्लामाबाद में रहने की वजह से और भुगतने की वजह से, तो क्या कहेंगे आप इस वक्त? सूरत हाल क्या है हमारी? मीर साहब, बेसिकली नवीद साहब की मैं बात सुन रहा था। हालात इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगे 18 को, और उसके बाद 20 को मेरे ख्याल में अपॉइंटमेंट्स हैं, और नेचुरली थोड़ा सा बेहतरी आएगी हालात में, और जो खान साहब का लॉन्ग मार्च और शोर शराबा है उसको भी खासा सुकून मिल जाएगा। क्योंकि ये जो सारी लड़ाई हुई पिछले नवंबर से और इस नवंबर तक, वो ये पोस्टिंग के लिए थी, और सारा जो जोर था वो यही था कि इस पोस्टिंग को किसी तरीके से रुकवाया जाए। और जो अपोजिशन थी उसको एक चांस मिला जब वो मैं तो उनको खान साहब का हैंडलर ही कहता हूँ, वो जब ISI से गए तो उस वक्त अपोजिशन के पास चांस था, और उन्होंने वो चांस अवेल किया जब अदारा न्यूट्रल हुआ। क्योंकि जब अदारा न्यूट्रल हुआ तो खान साहब इस अपोजिशन का डिफेंस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनको बड़े लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स के जरिए किक आउट किया पार्लियामेंट से, हुकूमत से। अब वो 123 सीटें छोड़ के खुद पार्लियामेंट से बाहर आ गए, और उनका ख्याल था कि मैं ये जत्थे, जुलूस, प्रेशर, एस्टेब्लिशमेंट को मुद्दे इल्जाम ठहराकर, और जो भी उनको मशवरा दे रहा था उनका हैंडलर, वो यही था कि आप बाजवा साहब के खिलाफ, अदारे के खिलाफ एक ऐसी कैंपेन चलाएं कि वो मजबूर हो जाए इलेक्शन करवाने पे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी था। क्योंकि बाजवा साहब ने भी बहुत जोर लगाया कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन एक जमहूरी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो हमारे आइन में मौजूदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके जरिए उन्होंने हुकूमत बनाई है, और वो इलेक्शन क्यों करवाएं। और मैं भी इस हक में हूं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, उनका मैंडेट उनको मिला है, चाहे वो 10 पार्टियां या 50 पार्टियां, डजंट मैटर। खान साहब कौन सी अकेली पार्टी के साथ हुकूमत कर रहे थे? तो अब हालात जो हैं वो आने वाले दिनों में, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ये आर्मी चीफ का जो तकर्रर है, आप देख लीजिए, ये लेट हुआ, इसका डिसीजन लेट है, उसकी टेक्निकल वजूहात थी जिसकी वजह से लेट किया गया। लेकिन अब क्योंकि टाइम करीब है और वो अपनी सारे कार्ड्स प्ले कर चुके हैं खान साहब, आपका मतलब है कि इसके बाद सूरत स्मूथ हो जाएगी? स्मूथ भी हो जाएगी मीर साहब। और जो पंजाब जिस तरीके से, जिस गैर कानूनी तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट पंजाब की बनाई हुई है, वो भी आप देख लीजिए कि चंद दिनों की मेहमान रह जाएगी इस अपॉइंटमेंट के बाद। ठीक बात, ठीक बात। एहसान अफजल साहब, आप क्या कहते हैं? उसके बाद मैं नदीम कुरैशी साहब से पूछूंगा ताकि वो सारी बातों को सुनकर उसके बारे में अपनी राय जो है वो ज्यादा मुस्तहकम अंदाज से पेश कर सके। जी एहसान अफजल साहब। जी देखिए, 10 महीने रह गए हैं इस हुकूमत के टेन्योर में को खत्म होने में। कौन सी आफत आई हुई है कि जो वो 10 महीने इंतजार नहीं कर सकते? और इतना बड़ा जो सियासी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये कहते हैं, उसके बगैर माशी स्टेबिलिटी नहीं आती, ये जानते हैं, इसको, इस चीज को समझते भी हैं, लेकिन फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके भी ये खुद आए हुए हैं, और मैं समझता हूं उसके जिम्मेदार भी ये हैं। तो बंदा पूछे कि जब आप समझते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं आती, तो फिर आप क्यों पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में लाके आप ये 10 महीने इंतजार नहीं कर सकते? तो उसकी वजूहात जो है वो मैं एग्री करूंगा जो पहले बयान की, कि एक तकर्री की एक वजह थी, और उससे पहले जो बहाना बनाया हुआ था वो आलमी साजिश का था, उसका भी भांडा फूट गया। तो भाई आप जो है, अगर आप ऑपोजिशन करें, आप असेंबलियों में आए और अपना फाल किरदार अदा करें, ये आपको उसूली तौर पे करना चाहिए। लेकिन आप किसी और तरफ निकल पड़े, और जो बहाने बनाए वो एक्सपोज हो गया, आलमी साजिश, कि वो ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई इसमें हकीकत नहीं थी।
बल्कि ये तो कहानी घड़ी गई अवाम को गुमराह करने के लिए, और ये बयानियां जो है इसमें से हवा निकल गई। तो मैं समझता हूं कि इस चीज को, इस डिमांड को मानना कि आप इलेक्शन पहले करा दें, और जो है वो उसकी सालिसी जो है, आप डिमांड करें कि वो एस्टेब्लिशमेंट उसकी सालिसी करे कि इलेक्शन पहले करा दें, तो ये भी सिविल सुपरमेसी के खिलाफ है। लेकिन आपकी ये डिमांड भी है कि वो जो कहते हैं कि हमने सियासत में नहीं अमल दखल करना, उनको आप बार बार बांगे दे के बुलाते हैं कि भाई आके अमल दखल करो। तो फिर ये चीज तस्लीम नहीं की जा सकती पार्लियामानी जमहूरियत में कि आप सालिसी करके जो है। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें, हम तो पहले भी इसी स्टैंड पे खड़े थे कि इलेक्शन अपने जो आईनी मुद्दत है उस वक्त तक हुकूमत चलेगी और इलेक्शंस उसके बाद होंगे, और आज भी यही होगा। और ठीक बात इसी तरह जो है वो मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। नदीम कुरैशी साहब, आपने सारी बातें सुन ली, मोहसिन बेग साहब की, नवीद चौधरी साहब की भी, और अब राना एहसान अफजल साहब की भी। आप क्या कहेंगे? आप सब कहते हैं कि इलेक्शन की बात क्या है, आर्मी चीफ का मसला था, इस मसले को ज्यादा ना फैलाइए, सियासी इस्तेहकाम पैदा कीजिए ताकि मुल्क में वाशी इस्तेहकाम भी आए। इस महीने में शायद शहजादा, सऊदी अरब के शहजादे ने भी आना है, और भी बहुत सी रेगुलेटरीज आ रही हैं, चीन के साथ भी मामला हो रहे हैं। क्या आप कहेंगे, इसका क्या दफा पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका बहुत शुक्रिया। दो चीजें अर्ज करूंगा। एक तो ये जो तकर्री के हवाले से हमारी इस तहरीक को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, मैं जाती तौर पे मेरे पास बहुत सारे शवाहिद भी हैं, और मुझे यकीन भी है इस बात का कि ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश है कि हमारी एक सियासी स्ट्रगल को एक ऐसे मामले के साथ जोड़ा जा रहा है जिससे अल्टीमेटली होना है। अगले रोज भी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के चंद सहाफियों से मुलाकात की, उनकी इजाजत के लिए वो लोग तशरीफ लाए हुए थे। वहां खान साहब ने वाज़ेह किया कि कोई भी शख्स किसी भी शख्स की तकर्री हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है जो 4-5 सीनियर लोग हैं उनमें से ही किसी साहब ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का सरबराह बनना है। लेकिन आज हमारी जो पीडीएम की लीडरशिप है जो आज इस मुल्क पे, और मेरे लिए बड़ी खबर है ये कि मोहसिन बेग साहब जो मरकज में तब्दीली हुई उसको कॉन्स्टिट्यूशनल और उसको मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं, और जो पंजाब में जहां मैं खुद रुकने असेंबली हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से वाकयात देखे, रमजान मुबारक का महीना था, सहरी के टाइम लोगों के जमीन खरीदे जा रहे थे, एक तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती थी, दूसरी तरफ लाहौर के मुख्तलिफ होटल्स में और मुख्तलिफ फार्म हाउसेज में पंजाब के अराकीन असेंबली को बुलाकर उनके जमीर खरीदे गए। और मैंने बारहा कहा कि अगर किसी शख्स या इदारे ने उस शख्स को बुलाकर पूछना है जो मौके का गवाह था तो उसे जरूर पूछे, क्योंकि जो आंखों से देखेगा बात वही करेगा। तो मेरे लिए खबर है कि बेग साहब पंजाब में होने वाली उस तब्दीली को जो हमजा की सूरत में आई थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, और मरकज में भी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। और जो परवेज इलाही साहब वोट लेकर मुंतखब हुए, जिन्हें पंजाब की मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ने वोट करके अपना वज़ीर आला बनाया, उसको ये कहते हैं कि ये गैर कानूनी और गैर आईनी है। और साथ इन्होंने फरमा दिया कि ये तकर्री जब होगी जिसका सारा पाकिस्तान जिक्र कर रहा है, होना तो ये चाहिए था कि पीडीएम की मौजूदा गवर्नमेंट, जैसे मेरे भाई राना एहसान अफजल साहब ने कहा कि जी कौन सी आफत आ गई है अगर 10 महीने इंतजार कर लेंगे। जी जो शख्स अपनी मोटर बाइक बेचकर बिजली का बिल पे कर रहा है, जो शख्स अपने घर की जरूरत की अशिया बेचकर अपने बच्चों की आपके पास कौन सा सोल्यूशन है भाई? एक मिनट, मैं खुद पूछना चाहता हूं लेकिन इनकी बात मुकम्मल होने दें, फिर हम ये सब सवाल करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, आफत उस शख्स के लिए आई हुई है जिसको आपने 3.5 साल, आज आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा जोर लगा रहे हैं, तो 3.5 साल वजीर आजम इमरान खान की नेशनल असेंबली के फ्लोर पर पहली स्पीच से लेकर अदम एतमाद की साजिश तक, और जिन असेंबलियों को आप गैर आईनी कहते थे जाली इंतखाब के जरिए में मार्जे वजूद में आई, आरओज ने बनाई, नहीं वो पुरानी कहानी लंबी हो जाएगी, इस पे नहीं होगी सर। ये चीजें इसके साथ पैच है। उन्हीं असेंबलियों में जब ये खुद वजीर आजम बनते हैं, वुजरा बनते हैं, 75 रुकनी काबीना 77 रुकनी काबीना बनाकर इस कौम पर बोझ डालते हैं, तो इनको उस वक्त महंगाई भूल जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आपको महंगाई दूर करने का फार्मूला आता है? देखिए, अगर फार्मूला मीर साहब ना आता
तो 8 मार्च 2022 को जो पाकिस्तान में बिजली, पेट्रोल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो कीमतें थी, आज उनमें जो चलिए 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 ठीक है, आपसे दोबारा बात करते हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद करते हैं, बल्कि वक्फे के फौरन बाद में मोहसिन बेग साहब की तरफ ही आता हूं, क्योंकि आपकी सवाल जो का जवाब था वो बेस करता था मोहसिन बेग साहब की बात पर। पहले मैं उनसे पूछूंगा, फिर मैं नवीद चौधरी साहब की तरफ से या राना एहसान अफजल साहब की तरफ आऊंगा। तो एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत से एतराज़ात ये है कि पंजाब की हुकूमत भी कॉन्स्टिट्यूशनल है और वफाक की हुकूमत जो तोड़ी गई वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, और ये कि अब महंगाई बहुत है और उस ज़माने में महंगाई नहीं थी, बहुत सस्ती बिजली थी, बहुत सस्ता तेल था, बहुत सस्ती हर चीज़ थी। ये सारी बातें हैं जो कही गई हैं और ज़ाहिर है कि ये हक है तहरीक इंसाफ को कि अपना केस पेश करे। मोहसिन बेग साहब क्या कहेंगे? ये बात आपके बात के जवाब में शुरू हुई है। मीर साहब, बेसिकली मैं क्योंकि सहाफत से मुंसलिक हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। कुरैशी साहब काबिल एहतराम है, वो एक पार्टी के मेंबर हैं, मेंबर पंजाब असेंबली भी है जैसे उन्होंने बताया। तो मेरा तो एनालिसिस अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हो तो बड़ा फेयर होता है। मैं अभी थोड़ा सा इनको गौर शुरुआत कर देता हूँ कि आइन में मौजूद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और वो जैसे हुआ ये चिपट के खान साहब टेबल के साथ। मुझे इनकी हुकूमत आने का भी पता है, आरटीएस के अंदर इनको 36 सीटें कैसे मिली मैं आपके टेलीविजन पे और पहले भी कह चुका हूँ, मैं बता सकता हूँ, या खान साहब उसका जवाब दे दे। ये तो कुरैशी साहब तो खान साहब को वैसे उनकी पार्टी का हिस्सा होगा ना, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, और यहाँ पे जो हुकूमत है मैं उसको बहुत इंफॉर्मेशन रखता हूँ। अब आ जाते हैं कि जी परवेज इलाही साहब, भाई आप तो उनको डाकू कहते थे, आपकी एक FIR तो उस हुकूमत में कट नहीं सकी, तो आप क्यों नहीं उसकी जान छोड़ते, आप अपनी पार्टी से बंदा लाए। आप तो उसको पंजाब का डाकू सबसे बड़ा कहते हैं। और ये जो जिस तरीके से पंजाब की गवर्नमेंट चेंज की गई है, एक रूल एक के लिए और था और दूसरे के लिए और था, ये नहीं होना चाहिए, ये ओवरटर्न हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको इतना भी जोम है कि आप पंजाब की हुकूमत रख सकते हैं तो प्रवोक करिए ना असेंबली का इजलास। आपने 3 महीने 4 महीने से असेंबली का इजलास प्रवोक ही नहीं कर रहे। तो भाई सियासत है, मैं किसी पार्टी का तर्जमान नहीं हूं। मैंने तो ओवरऑल एक बात की जो आपको बुरी लगी, लेकिन हकायक पे अगर बैठेंगे तो 2 घंटे हम बहस कर सकते हैं और मैं आपसे अच्छे फैक्ट्स बता सकता हूं। और जहां तक बात है आपकी सियासी जद्दोजहद की, वो जिस दिन हैंडलर गया आपकी सियासी जद्दोजहद खत्म हो गई। और ये मैं आपको वसूख से कह दूं कि आने वाले दिनों में भी ऐसा ही होगा। तो ना आपका कोई होगा जो बंदा सियासत में इस तरीके से डील करे कि जी मैं, और खुद कह चुके इंटरव्यू के अंदर कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, सारी हुकूमत तो वो चला रहे थे, नैब भी वो चला रहे थे, मेरा इख्तियार नहीं था। तो फिर आपको 3.25 साल कुर्सी पे बैठने की जरूरत क्या थी? ठीक बात है, ठीक है। राना एहसान अफजल साहब, आप क्या कुछ कह रहे थे उस वक्त महंगाई के हवाले से, क्या कहेंगे आप? फिर मैं नवीद चौधरी साहब की तरफ आता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये टीवी पे आके ये जो कहते हैं कि जी खरीदो फरोख्त हुई, हमारी आंखों देखा हाल था। भाई अगर आपके पास कोई सबूत है तो इलेक्शन कमीशन में जाके केस करें या अदालतों में जाके केस करें। यहाँ मीडिया की हद तक आप जो मर्जी इल्जाम लगा दें, क्योंकि यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इस तरह तो आप मीडिया ट्रायल जो मर्जी कर लें। कोई खरीदो फरोख्त नहीं हुई थी। लोग अपनी विल के साथ आपकी एक नाअहल हुकूमत से तंग आके उन्होंने ना आप कोalition पार्टनर्स को इज्जत दे सके, तो लोगों ने छोड़ी आपकी जमात और दूसरी तरफ आए और ये जो है वो नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो है वो पंजाब के अंदर भी हुकूमत ली। इसकी जब तशरीह होगी 63A की, जब उसका रिव्यू की सुनवाई होगी और या फिर चौधरी शुजात का केस लगेगा, तो इंशाल्लाह ताला ये फैसला रिवर्स होगा। लेकिन दूसरा महंगाई की बात की, अभी मुझे ये बता दें कि इनके पास कौन सा चमत्कार है या जादू की छड़ी है कि ये जो $100 का कोयला था अब अगर $400 का टन हो गया है तो उससे ये सस्ती बिजली बना देंगे। दुनिया में महंगाई है। दुनिया में जब आपकी हुकूमत गई $126 पे क्रूड ऑयल चला गया था, उस वक्त जो क्रूड है वो हमारी हुकूमत के दौरान आया। वो क्रूड जो है, तो महंगाई दुनिया में फिनोमेना है, दुनिया में रिसेशन आ रहा है, तो उसके आपकी तरफ आता हूँ मैं, बिल्कुल आपकी तरफ आता हूँ मैं। देखिए, फर्क सिर्फ
है कि इन बुरे हालात के अंदर हमने मुल्क को दिवालियेपन से बचाया, जिस तरफ आप उसको ले गए थे, और अब महंगाई से हमारा सामना है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर को काबू कर लिया है और रुपया जो है वो स्ट्रेंथन हो गया, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो गई है। अगली खुशखबरी ये है कि ये जो 13 अरब का पैकेज चाइना और ये सऊदी अरेबिया से आया है, इसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस इंशाल्लाह ताला दफन हो गया। बात है, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ ठीक बात है आपकी। मोहसिन बेग साहब कुछ शायद कहना चाह रहे हैं। इन मुश्किल हालात में अच्छी मैनेजमेंट। जी मोहसिन बेग साहब। मीर साहब देखिए, जब खान साहब की गवर्नमेंट आई 2018 के अंदर, तो मैं ये समझता था कि जो असद उमर साहब हैं ये इकॉनमी को हैंडल नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप देखिए ये एक आलमी साजिश थी। वक्त ने चाहा तो प्रूफ होगी। इन्होंने जानबूझकर इकॉनमी को डाउन किया 5.8 पे। हम उनके भी बड़े खिलाफ थे जो आज हुकूमत में है उस वक्त, और वो छोड़ के गए, हमें उससे आगे जाना था। हमने उसको -1.5 पे लाए डेलिब्रेटली सारी चीजें। और फिर कोरोना के पीछे आप मेरे पुराने शो निकाल के देख लीजिए, ये उस वक्त की बात है जब 2018 में ये हुकूमत में आए। तो खान साहब ने जो महंगाई खान साहब करके गए थे, ये हुकूमत मुझे पता था ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको तो विरसे में वो चीजें मिल गई। हाँ, अब ये हाथ पांव मार रहे हैं, वल्लाह आलम के कल को सुनील ये कि शायद बेहतर हो जाए, लेकिन खान साहब ये नहीं कह सकते इन्होंने महंगाई कर दी। ठीक बात है, ठीक बात है। बेड़ा गर्क इकॉनमी का तो आप करके गए थे। चलिए आपकी बात आ गई, दोबारा मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहले नवीद चौधरी साहब, मेरा नदीम कुरैशी साहब से पहले बात पूछी जाए ताकि आप पूरी बात को बैलेंस करने की कोशिश करें या इसको। जी नदीम कुरैशी साहब, इस सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मैं आप ही की तरफ आता हूं पहले कि आप क्या कहेंगे इस पे। देखिए, एक तो हमें एहसान अफजल साहब ने कहा कि जिन अरकान असम्बली के खिलाफ खरीदो फरोख्त का हम इल्जाम लगा रहे हैं, बकौल इनके इल्जाम है हम कोर्ट्स में क्यों नहीं गए। भाई हम कोर्ट्स में गए, 25 लोगों को डीसीट किया गया पाकिस्तान की 74 ईयर की हिस्ट्री में पहली बार, और उसमें से 20 सुन रहे ना जी, 20 लोगों को फिर इंतखाब में जाना पड़ा, और फिर पंजाब की आवाम ने हमजा शहबाज की गवर्नमेंट की मौजूदगी में उन 20 लोगों के साथ जो वोट के जरिए सलूक किया, वो सबसे बड़ी सजा है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने फरमाया क्रूड ऑयल के रेट बढ़ गए, फलां चीज के रेट बढ़ गए। भाई मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, 3.5 साल जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, ये सारी बातें हम आपको समझाया करते थे, आप तो मार्च किया करते थे। कभी मरियम नवाज मार्च कर रही हैं, कभी बिलावल जरदारी मार्च कर रहे हैं, एक मौलाना फजलुर रहमान साहब हुआ करते थे जो 2 वजारतें मवासलात और हज की लेकर अब उनको हर चीज लगती है कि शेर, बकरी, लोमड़ी, भेड़िए सब एक ही घाट में पानी पी रहे हैं। तब महंगाई के खिलाफ थे। 8 मार्च को जब नो कॉन्फिडेंस आती है, पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट देखे, डीएपी का रेट देखे, यूरिया का रेट देखे, लोग तो कहते हैं, तो ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि उसी फैसले ने जो कीमत कम की थी, उसी फैसले ने मैशत को तबाह किया। मैं कर्ज कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम बेहतरीन डिसीजन करने वाली है। बड़ी बाशऊर कौम है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, चंद हजार चंद लाख लोगों का मुल्क नहीं है। दूसरा, बेग साहब ने 3 बार, अच्छा बेग साहब ने जैसे मेरा बड़ा एहतराम, तो मुझे भी इनका एहतराम है, जाहिर है ये जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, और ये जितने भी लोग इस मकतबा फिक्र को होते हैं वो हमारा असासा होते हैं। वो हमारी किसी जमात की किसी बात से नाराज हो सकते हैं, कोई जाती रंजीदगी हो सकती है, लेकिन मैं बतौर एक ह्यूमन के, बतौर एक पाकिस्तानी के, सब लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ, वो किसी भी सोच और माइंड सेट। इन्होंने 3 बार कहा कि जी मैं किसी जमात का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन इन पूरे सिस्टम को जो इन्होंने ऑब्जेक्ट किया वो तहरीक इंसाफ के मामलात को किया। ये भी इससे पहले मुस्लिम लीग को भी करते रहे ना। देखिए पहले करते रहे होंगे, मैं आज की बात कर रहा हूँ सर। आज जब कोई शख्स 25,000 रुपया कमाने वाला अपने बच्चों के लिए जब बिजली का बिल देने के लिए जाता है और वो दूध की कीमत अदा करता है, जब अपने बच्चों की स्कूल की फीस अदा करता है, वो बददुआएं देता है। आप सारे लोग इस बात को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं कि जो 8 मार्च 2022 को कीमतें, कोई नजरअंदाज नहीं करता। जब मेरा बिल आता है तो मैं भी रोता हूँ। सर सुने ना जी, तो फिर वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स, वो तमाम दानिश्वर, वो तमाम एनालिस्ट, वो तमाम तज्जिया निकार जो 3.5 साल इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कोसते रहे, इन मुआशत के चैंपियन से, जिनके पास 40 साल के इक़्तिदार में एक मारे मुआशियात नहीं बन सका, इन्हें एक शख्स जो अदालतों को मतलूब था उसको लंदन से लाना पड़ा पाकिस्तान की मईशत संभालने के लिए। इन्होंने 7 महीने में अपने मुकदमा तो आपके पास कौन सा भारी मईशत था? हम तो बहुत हम तो बहुत बुरे, हम तो बुरे नहीं, वैसे पूछ रहा हूं मैं, आईनी तौर पे निकाला। मेरा सवाल सिर्फ एक है, 7 माह में पब्लिक वेलफेयर का कौन सा काम हुआ? मैं एक आम पाकिस्तानी को नुमाइंदा हूं। मैं पूछूंगा अभी अगले सेगमेंट में इन सब लोगों से। सिर्फ पीडीएम की लीडरशिप से मुकदमात का इखराज, सिर्फ इमरान खान और इनके खिलाफ बोलने आप मुझे बात को आगे बढ़ाने दीजिए ना।
नदीम कुरैशी साहब आगे बढ़ाने दीजिए ना। नवीद चौधरी साहब, मैंने इतनी देर आपको रोके रखा है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, सारी गुफ्तगू आप सुनिए, आप क्या कहेंगे। मोहसिन बेग जैसे सीनियर आदमी भी यहाँ मौजूद थे, नदीम कुरैशी साहब जैसे पार्लियामेंटेरियन भी, और एहसान अफजल साहब भी, जो कि मुस्लिम लीग नून को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सारी बातें आपने सुनी, अब आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो फिगर्स की बात है और सारे हक़ाइक़ कौम के सामने हैं। जब आपको वज़ीर ख़जाना नहीं मिला, आपने असद उमर को ट्राई किया, फेल हो गए, आपने डॉक्टर हफीज शेख को लाया, फेल हो गए, आप शौकत तरीन को लाए, तो उनकी चीजें रिकॉर्ड पर हैं कि भाई इकानमी खत्म हो चुकी है, बेड़ा गर्क हो गया, ये उनके अल्फाज हैं। जनरल कमर जवेद बाजवा ने जो मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, प्रेसिडेंट आरफ अलवी ने जो करवाई, तो उसमें उन्होंने कागजात दिखाए इमरान खान साहब को कि अगर आप कंटिन्यू करते तो जून में हम दिवालिया थे। ये सच है भाई। IMF के साथ एग्रीमेंट करके उसको डेविएट करना पाकिस्तान के साथ जुल्म अजीम है। मैं गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, जुल्म अजीम था। 26,000 अरब रुपए के आपने कर्जे लिए, पूरे मुल्क में कहीं ईंट नहीं लगी। चीनी से लेकर गंदुम तक कोई और तबादलों से लेकर कहना चाहिए अद्वियात तक कोई एक मामला नहीं है जिसमें मेगा करप्शन ना हुई हो। मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं आपको वसूख से कहता हूं, मुझे पुलिस के बड़े हाई फोन करके कहते रहे हैं कि गोगी तबादले करवा रही है और पैसे बगैर काम नहीं हो रहा। रऊफ कलासरा साहब को आप ले लें, ठीक है, अगर आप उन्हें ये समझें कि वो तो नून लीग के नाकद है ना, उन्होंने बार बार लिखा कि डीसी कैसे लग रहे हैं पंजाब में, KPK में क्या हो रहा था, करप्शन अरूज पर थी अपने। और उसके बाद कोई एक, मैं तो हैरान हूं कि मुस्लिम लीग नून की कमजोरियों के कि इतने सारे केसेस से स्कैंडल उनको कन्वर्ट करके मुकदमात नहीं दायर किए। वो कहते हैं मैंने करने नहीं दिए, किसने नहीं करने दिए ये वक्त बताएगा। तो बात यह है कि IMF से वायदा करके उससे इनहराफ करना पाकिस्तान के साथ दुश्मनी थी, और जब दोबारा आपने उनके पास जाना है तो आपको एतमाद बहाल करने के लिए एक मुद्दत दरकार है। वायदा स्टेट के साथ है, इमरान खान के साथ नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर खजाना रियासत पाकिस्तान के साथ। आपने उसके बाद कह दिया, अच्छा फिर आपने टैरिफ कम कर दिए। बेखुदा की पनाह, मामला आपका क्या है, आप कहाँ फंसे हुए हैं? सारे कह रहे हैं कि मुल्क कोलैप्स करने वाला है फाइनेंशियली, और सफारती तौर पर आपके ताल्लुकात हर एक से खत्म है। चीन आपके खिलाफ है, अमेरिका आपके खिलाफ है, सुभान अल्लाह, तुर्की आपके खिलाफ है, सऊदी अरब आपके खिलाफ है, कमाल हो गया, अमारात आपके खिलाफ है, मलेशिया आपके खिलाफ है। आप जा किधर रहे थे? आपने देखा नहीं जब इंडिया ने 5 अगस्त वाला स्टेप लिया 2018 का, तो आपकी सपोर्ट कहाँ थी? और बाद में भी कहाँ से सपोर्ट आई आपको? घड़ियां किसी ने तोहफे पर दी, वो आपने बेच दी। तो एक तमाशा बन गया था मुल्क, हमें मानना होगा। पाकिस्तान को इकोनॉमिक डिजास्टर ले जाया गया, CPEC रोका गया। CPEC की तो एक चीज थी जिसने, क्या हमें पाकिस्तान के बाद यही हमें एक मौका मिला है, अगर उसको अल्लाह करे कि आइंदा भी हम पूरा करने में कामयाब हो जाएं और अपने असल जो उसका कहना चाहिए प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो जाए, तो उसमें नतीजा निकलेगा। तो ये कहना कि हमने कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं था, भाई वो एक डिजास्टर था। बाद में आपने एक जो सो कॉल्ड साइफर जो आपके हमारे सफीर ने लिखा, उसमें टेम्परिंग की, उसका सबूत, उसकी ऑडियो आ गई। दो बातें अर्ज करूंगा। उसमें टेम्परिंग की आपने, वो मुल्क को खतरे में डाल दिया। फिर आपने कहा हार्स ट्रेडिंग, इमरान खान साहब की अपनी ऑडियो मौजूद है कि 5 बंदे मैंने कर लिए हैं, बाकी उससे को कर ले, हार्स ट्रेडिंग भी मौजूद है। IMF से मदद तड़वाने के लिए शौकत तरीन साहब फोन कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई? देखें, पाकिस्तान की मईशत को पहले भी नुकसान पहुंचा PTI के दौर में, और बाद में भी कोशिशें जा रही हैं। सलाबतगान की इमदाद करवाने के लिए आप क्या नहीं कर रहे? ये कितना छोटा स्टेप है कि हमारे IG साहब जो हैं पंजाब के, उनको मौका मिला है, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने UN में जा रहे हैं, PTI खत लिख रही है। ये कौन सी सियासत है? ठीक बात है नाज़रीन इकराम, बात बहुत तफसील के साथ हो रही है। ज़ाहिर इख्तिलाफ राय तो पाया जाता है, हमेशा हर जगह पाया जाता है रहा है, और हर जमात को अपने मौक़िफ़ को बयान करने का हक भी हासिल है। हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से सब बातें जो है ना वो सामने आ जाए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, और चूंकि वक्त आखिरी सेगमेंट में अमूमन कम हुआ करता है और आज भी ऐसा ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने चारों पैनलिस्ट की बात जो है वो उनसे दरख्वास्त करें कि इख्तिसार के साथ मुकम्मल तौर पर अपनी बात करें। मोहसिन बेग साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। ये सारी बातें आपने सुनी हैं, इस वक्त हम जा कहाँ रहे हैं? क्या आप देख क्या रहे हैं पाकिस्तान को किस तरह बढ़ता हुआ, और कोई बेहतरी की सूरत नजर आती है? देखिए, बहरहाल मैं तो उम्मीद रखता हूँ, ये मैं समझता हूँ और कि ये मुल्क रहेगा इंशाल्लाह, और इसमें हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल है और हम सबको उसकी एफर्ट करनी चाहिए। मैं
कुरैशी साहब की बात का जवाब दे दूं, मैं देना नहीं चाहता, वो उनकी जमात है, वो शायद बुरा समझ रहे हैं। लेकिन हकायक ऐसी है, मैं खान साहब को बहुत अच्छे तरीके से, जाहिर है बहुत आपकी close बहुत कुर्बत थी उनके साथ। देखिए, जब पहले सेनेट के इलेक्शन हुए, केपीके से 20 लोगों ने पैसे लिए, पीटीआई के लोगों ने, और मैंने ही रिकॉर्ड खान साहब को दिया कि ये लोग हैं 20 जो बिके हैं। अब देखिए, अगर किसी जमात का कोई बंदा बिक जाता है और वो, आप ब्लेम खरीदार को नहीं करते। खान साहब ने भी खरीदो फरोख्त की है, ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। अगर वो मुझे कहेंगे, मेरे से आज तक उन्होंने मेरी किसी बात को डिनाई नहीं किया, इसलिए कि मैं गलत बात टेलीविजन पे करता नहीं हूँ जिसका प्रूफ ना हो। मैं खान साहब की तरह ऐसे इल्जाम लगाने नहीं शुरू करता, फलां गोली में इन्वॉल्व है और मेरी साजिश में इन्वॉल्व है। मकसद ये पॉलिटिक्स है, इसको किसी तरीके से हमने नॉर्मलाइज करना है इस मुल्क को। ठीक बात है, ठीक इलेक्शन बात। होंगे, आपको वोट मिलेगा, आप दोबारा आ जाइए। लेकिन मकसद ये है कि वो काम ना करें कि जो इतनी पोलराइजेशन खान साहब ने की है सोसाइटी में, कि लोग एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं। ठीक बात है। अगर आप किसी के हक में हो या किसी के बाहर हो, तो लोग बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी आप देखिए, जी कुरैशी साहब या नवीद साहब ने जैसे बात की, ये हेल्थी डिबेट है, मैं आपके बारे में या हकायक बयान कर रहा हूँ, मेरा काम है। जो भी खबर रही, या नवीद साहब ने जैसे खबर के हवाले से बताया है कि जी ये खबरें चलती रही, ये बयानात आते रहे, तो हमें कोट करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम प्रेस में भी कोट करते हैं और बोलते भी हैं। ठीक बात। तो मेरी दुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि सब लोगों को अल्लाह करे पाकिस्तान सही रास्ते पे चल पड़े किस तरह। बिल्कुल ठीक है, और हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी एहसान अफसर साहब, आप क्या कहते हैं जी? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह के रास्ता निकल रहा है, मसाइल हैं, देखिए रास्ता इसी चीज में है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इनसे बात कर लूंगा, और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो ये सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक पेज पे होना चाहिए। उनको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर उसको रिन्यू करने की जरूरत है कि कौन कौन से हदूद हैं जहां सियासी मुकाबला होना चाहिए और किस जगह पे मुकाबला नहीं होना चाहिए, और किस हद तक हमने एक दूसरे की मुखालफत करनी है, उसमें मजहबी कार्ड हमने इस्तेमाल करना है नहीं करना, किस हद तक। तो ये चीजें हम जब तक तय नहीं करेंगे, ये हुकूमत किसी के पास भी हो, लेकिन अगर ऑपोजिशन एक गंदा रोल अदा करेगी, एक तकसीम की सियासत करेगी, तो फिर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें सियासत को मैच्योरिटी की तरफ ले जाने की जरूरत है। उसके लिए इकट्ठे ये स्टेक होल्डर बैठेंगे तो हालात बेहतर होंगे। हुकूमत तैयार है, हुकूमत चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात करती है। ठीक बात है। बदकिस्मती से उसकी कबूलियत जो है वो दूसरी तरफ नहीं आती, दूसरी तरफ से हमले होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यही रास्ता है। इस रास्ते को जितनी जल्दी सियासी स्टेक होल्डर समझ जाएं तो मुल्क के लिए भला है। आपस में एक दूसरे का भला हो या ना हो, मुल्क बेहतर हो। ठीक। नदीम कुरैशी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, और हम सब लोग यही चाहते हैं कि मुल्क का भला हो और हम किसी सही रास्ते पर चल पड़ें, और जितनी पोलिटिकल कुव्वतें हैं वो यकसू होकर एक सम पे अगर रुख इख्तियार करती हैं तो पाकिस्तान की इसी में बेहतरी है। आप क्या कहेंगे आप इस पर? इंशाल्लाह पाकिस्तान ही हमारी तरजीह नंबर 1 होना चाहिए। वो हिंदी की कहावत है, पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। मौजूदा पीडीएम की लीडरशिप 40-45 साल इस मुल्क पे इक़्तिदार में रही, बारहा रहे, इकट्ठे भी रहे, अलग-अलग भी रहे। पूरी कौम को पता है इनकी तरजीहात क्या है। मैं तो समझता हूँ जब तक आप तो फिर लड़ाई कर रहे हैं, रास्ता तो नहीं आप निकाल रहे। नहीं, आप तो रास्ता क्यों निकाले ना। रास्ता सिर्फ यह है कि पाकिस्तान की आवाम को यह हक दिया जाए कि वो बैलेट के जरिए उन लोगों का इंतखाब करें जो इस मुल्क को सही मानों में, वो 10 महीने बाद सकते हैं, जो सही मानों में इसको आगे लेके जा सकते हैं। जो लोग 10 महीने का नाम लेते हैं, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि जी अवाम ताकत का सरचश्मा है, तो फिर अवाम को ये हक मिलना चाहिए। अवाम के हकूक, वो तो हक मिलेगा ना जी। जमहूरियत में ये हक मुतय्यन वक्त पे मिलता है, वो इंशाल्लाह मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और अब इमरान खान साहब ने कहा कि किसने कहा है कि इस्लामाबाद आने के बाद बैठ जाऊंगा, मैं 10 महीने सड़कों पर रहूंगा, जिसका मतलब यह था कि वो भी समझ चुके हैं कि 10 महीने के बाद इंतखाब होने हैं। देखिए इंशाल्लाह इंतखाब तो मार्च से पहले किसी वक्त भी पाकिस्तान में हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ठीक निगार हूँ, ना ही कोई नजूमी हूँ, ना ज्योतिषी हूँ। मेरा तजर्बा चुके मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जो मर्जी कर ले, अवामी राय के सामने बंद बांधना बहुत मुश्किल है मीर साहब।
चलें ठीक है, कहीं नहीं देखा गया कि पाकिस्तान के 20-22 करोड़ एक ये तरफ मार्च लोग को हों। आपने रिकॉर्डिंग दिखानी है। ठीक इंशाल्लाह जी, मैं कहता हूँ अपने प्रोड्यूसर को रिकॉर्ड ये रख लें और काम आएगा। जी नवीद कुरैशी साहब, आप कंक्लूड कीजिए, अगर मेरी हेल्प कीजिएगा। देखिए वो जो बात की है मेरे भाई नदीम कुरैशी साहब ने कि अवामी राय या एहतजाज के सामने बंद मारना मुमकिन है, तो यहाँ तो अवामी राय कई दफ़ा पामाल हुई है, ये जिक्र आप ना करें। जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है तो आपको याद होना चाहिए, बल्कि याद कर लें कि SHO भी एक चीज़ होता है, वो चाहे वज़ीराबाद में हो चाहे पेशावर में हो, वही काफ़ी है। जब SHO को कह दिया गया कि आपने ये एहतजाज लपेटना और समेटना है, तो मोटरवे तो क्या अपने घरों के बाहर भी कोई नज़र नहीं आएगा, ये भी लिख के रख लें। अब तक जो एस्टेब्लिशमेंट या स्टेट आपको राय देती जा रही है, उससे भी आप फारग हो जाएंगे। ये चीज़ें भाई इमरान खान साहब को भी समझ में आ रही हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इस दौरान पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया है 4 सालों के अंदर, 4-4.5 साल में, जिसमें कुछ मुकद्दस गाए जाएँ वो भी मुलव्वस हैं, यकीनी तौर पर उन पर खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ जहाँ से हो सकती है उनको बहरहाल कटहरे में लाया जाना चाहिए, तभी एक मुस्तहकम निज़ाम वजूद में आएगा। लेकिन अब बेहतरी की तरफ बहरहाल जा रहे हैं। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है जी। नाज़रीन किराम, मैं आप कोई खास अपनी तरफ से कंक्लूड नहीं करता, सारी गुफ्तगू आपने सुनी। आखिर में नवीद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, मोहसिन बेग साहब की गुफ्तगू से आगाज़ हुआ, हमारे एहसान अफसर साहब और नदीम कुरैशी साहब अपनी अपनी पार्टियों का पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते रहे। सारी गुफ्तगू सुनी, फैसला आप कीजिए। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।